ये तेली तमोली ये जाएंगे क्या विधानसभाओं में, संसद में इनके? देश के जो सबसे ज्यादा विक्टिम अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनके अधिकारों को आप तो छुएंगे ही नहीं, उनको लागू ही नहीं करेंगे और उल्टा जो है उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए नहीं था, कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी। और इस बात का शक बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को जब देश के नाम उन्होंने संविधान दिया, जब उनको सुपुर्द किया तो उन्होंने ये आशंका जाहिर की थी कि जो मुझे शक है कि आने लोग अगर इसको ईमानदारी से अगर नहीं लागू करेंगे तो इसमें देश में विद्रोह हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। जब हिंदू मुसलमान पे डिबेट हो तो उस समय SC ST का प्रतिनिधि नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? तो इन्होंने उस मीडिया से SC ST के प्रतिनिधित्व को, चाहे राजनीतिक हमारा दखल हो उसको भी दबा दिया और चाहे हमारी अपनी बात हो उसको भी दबा दिया। जब हिंदू, मेरे हाथ में जो आप किताब देख रहे हैं कोई आम किताब नहीं है, ये है भारत का संविधान और इसी से हमारा देश चल रहा है। इसको बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लग गया था। 26 जनवरी आने को है, तैयारियां चल रही हैं। लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन वास्तव में क्या हमारे देश में संविधान पूरी तरीके से लागू है या फिर लागू नहीं है? हम इसको बहुत बारीकी समझेंगे ज्ञानी जी से। सर, किस तरीके से देखते हैं आप लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं और आप लोग आरोप लगाते रहते हैं ऑफ कैमरा कि भारत में संविधान पूरी तरीके से लागू नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से लागू नहीं है। जिस तरह से पूरे फोर्स में लागू होना चाहिए था, आर्टिकल वाइज आर्टिकल जिस तरीके से कानून बनने चाहिए थे, उसको लागू करने के लिए मैकेनिज्म बनना चाहिए था, वो आज तक उस पर हुआ नहीं है। उल्टा हुआ ये है कि बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे इन्होंने संशोधन कर दिए और उसकी जगहों पर दूसरे उनको या तो ख़त्म कर दिया या उसमें कुछ ऐड कर दिए जिनकी ज़रूरत नहीं थी। उनको भी देखिए बिना लागू किए, बिना लागू करे कोई भी चीज़ को और उसको अनुभव लिए उसका अच्छा है बुरा, तब तक आप उसको संशोधन नहीं कर सकते। 125 संशोधन उस भारत के संविधान में हुए हैं। जो संशोधन का अधिकार इसलिए था, जिसपे अभी भी चर्चा चल रही है, उसमें केस को लेके 40 साल पुराने केस को लेकर के इसलिए चल रही है कि संशोधन आपको इसलिए हक दिया था कि आप समय के आधार पे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़े, जैसे जैसे आधुनिकरण बढ़े, जैसे जैसे हमारा युवा वर्ग आए, जैसी जरूरत हो देश को, जिस तरह की उनके हितों में आप उन संशोधनों को करें। जो 70 साल पुरानी जो बना हुआ है, 70 साल और आज में फर्क है, तो आज के आधार पे जनता को बेहतर उसको जीवन मिल सके, उसका प्रोटेक्शन मिल सके, लाभ मिल सके, उसके अधिकार मिल सके, उसको न्याय मिल सके, उसके लिए आपको संशोधन करना था। इसलिए नहीं करना था कि आप चंद पूंजीपतियों को मालदार करने के लिए भारत का संविधान को आप संशोधित करेंगे, आप चंद जातिवादियों को बचाने के लिए, किसी धर्म विशेष को ताकत देने के लिए आप उसका संशोधन करेंगे या उसको उसकी तरफ से नजर हटा लेंगे। और इस देश के जो सबसे ज्यादा विक्टिम अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनके अधिकारों को आप तो छुएंगे ही नहीं, उनको लागू ही नहीं करेंगे और उल्टा जो है उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए नहीं था वो संशोधन, इसलिए थे कि उनके बेटरमेंट के लिए, उनको और शक्ति देने के लिए, ना कि कमजोर करने के लिए। लेकिन हम ही लोग चुनते हैं सांसद को और इसके बाद में वे लोग चुनते हैं एक व्यक्ति को जो देश का प्रधानमंत्री बनता है। कोई कानून जब बनाया जाता है, बिल लाया जाता है लोकसभा में, लोकसभा पास होने के बाद राज्यसभा जाता है, राज्यसभा जाने के बाद में फिर राष्ट्रपति पास जाता है, तब वो कानून बन जाता है पूरी तरीके से राष्ट्रपति साइन होने के बाद। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो मोदी सरकार है मौजूदा, दूसरा उनका कार्यकाल चल रहा है, तो मोदी जी नाइंसाफी कर रहे हैं? देखिए उसका एक सबसे बड़ी, ये सिर्फ मोदी जी का सवाल नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस में भी जो SC ST के सांसद थे या उसके लोग थे, उनको भी बोलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन SC ST कानून तो कांग्रेस लेकर के आई। नहीं, कौन कह रहा है कौन लेके आई? कानून लेके आई 1989 में किसकी सरकार थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। इन्होंने तो पेंडिंग छोड़े हुए थे ना। अगर इस देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार नहीं आती तो इस देश के SC ST को या SC ST एक्ट भी नहीं मिलता, एट्रोसिटी एक्ट। ये पता है आपको? बाबा साहब को वो नहीं मिलता, क्या कहते हैं उसको, वो सम्मान जो उसका भारत रत्न से भी उनको सम्मानित नहीं किया जाता। और बुद्धिस्टों को जो इन्होंने निकाल दिया था, कांग्रेस की सरकार ने 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान और इन्होंने आर्टिकल 341 को
इन्होंने ठीक 6 महीने भी पूरे नहीं होने दिए, उन्होंने उसको संशोधित करके उसमें से जो ब्रॉड एक यूनिटी होने जा रही थी SC STs की, उसमें बुद्धिस्टों को निकाल दिया, मुस्लिमों को निकाल दिया। ये पता है आपको? सिखों को निकाल दिया। तो अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार नहीं आई होती 1989 में, तो बुद्धिस्टों को, जो उसमें धर्म परिवर्तन करके SC ST के लोग वहां गए थे, उनको भी रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो इसीलिए ये कांग्रेस ने नहीं किया। अगर कांग्रेस करती, मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर कांग्रेस करती तो हमारे दीना भाना वाल्मीकि जी, खरपड़े साहब और हमारे ये मान्यवर कांसीराम जी, इन 3 महारथियों को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो 1965 में 64 में कांग्रेस के विरुद्ध एक मूवमेंट बामसेब शुरू करते, और उनको क्या जरूरत पड़ी थी 1984 में ये बहुजन समाज पार्टी का गठन होता, एक अलग से राजनीतिक आंदोलन खड़ा होता। उस समय तो ये कोई दूसरी पार्टी बीजेपी वगैरह का नहीं था, कोई इतना बड़ा कांग्रेस की सरकार थी ना। कांग्रेस ने SC ST के लोगों के काम नहीं किया, इसीलिए इन महारथियों को, SC ST के लोगों को अलग से अपना राजनीतिक विकल्प बनाने की जरूरत पड़ी कि अगर ये नहीं करेगा कांग्रेस करती हमारे लिए, तो फिर कांग्रेस के विरुद्ध ये लड़ाई क्यों होती भाई SC STs की? इसको सोचना चाहिए ना, ध्यान में रखना चाहिए। बिना जाति भेद के, ईमानदारी से, बिना छल कपट के, पूरी निष्ठा से इसको हमारे लोग लागू करें जो सत्ताधारी होंगे। ये उन्होंने कहा था, उनको इस बात का पूरा शंका थी कि ये मनुवादी लोग, क्योंकि जाति को जो श्रेष्ठ मानते हैं। जब उन्होंने बाबा साहब को संविधान सभा के चुनाव में जाने के लिए कांग्रेस के मनुवादियों ने कह दिया था कि अंबेडकर किसी हालत में जीत के नहीं आ सकता, इसके लिए हमने खिड़की, यहां तक कि रोशनदान तक का उसके संविधान सभा के हमने बंद कर दिए हैं, हम घुसने नहीं देंगे इसको। और एक ने तो ये कहा था कि अब ये तेली तमोली ये जाएंगे कि विधानसभा में, संसद में, इनके मनुवादियों ने जब इस तरह के शब्द बोलते थे तो बाबा साहब को पूरा शक था इनके ऊपर, और वो शक उनका यकीन में बदल गया। ये सारी बातें जो आप बता रहे, इतिहास की बातें बता रहे हैं, ये कई साल, कई दशकों पहले की बात है। लेकिन अभी मोदी जी का दूसरा शासनकाल चल रहा है, तो मोदी जी खुद को कहते हैं बाबा साहब के बहुत बड़े बड़े फॉलोअर हैं, तो क्यों खतरा दिखता है? मोदी जी जो है संविधान को लागू नहीं करवा पा रहे हैं, संविधान पर खतरा है, आप ही लोग आरोप लगाते रहते हैं मोदी जी के ऊपर। देखिए, उसके कई कारण मैं बताता हूँ आपको। जब 2014 में जब हमारे मोदी जी अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो आपको याद होगा इन्होंने एक नकली लाल किला बनाया था, अपने मंच बनाया था, नकली लाल किला, टेंट का इन्होंने बनाया था। परचूसू मीटिंग थी इनकी, रैली को संबोधित कर रहे थे। कहाँ पर है ये? यहाँ पर इन्होंने बिहार में ही बनाया था, एक बड़ा लाल किले का मंच लगा के। अगर ये चीजें प्रमाणित नहीं होंगी तो केस हो जाएंगे आपके ऊपर सर, कर दो मेरे ऊपर। तो वहां उन्होंने कहा था कि भाई हम देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे। और जब ये आए जीत करके, जब संविधान उसमें पहुंचे, संसद में जब सरकार बनी, तो इन्होंने सबसे पहले वो बेचारे लाल किले को ही बेच दिया, निजीकरण, उसको ठेके पे दे दिया, उस लाल किले को बेच दिया। ठीक है ना? देश नहीं बिकने देने का वादा करके पहले जिस लाल किले के, नकली लाल किले पे खड़े होकर भाषण दिए, उसी को बेच दिया। और उन्होंने सबसे पहले जब सांसद बने थे, आपको याद होगा, मोदी जी ने पुरानी संसद, जो अभी पुरानी बोलूंगा मैं इसको, इस संसद में आकर के पहले उन्होंने अपना शीश नवाया था। दुनिया ने देखा था, नवाया था ना, शीश नवाया था। लेकिन उन्होंने नई संसद बना दी, वो बेचारे को रिटायरमेंट कर दिया, पुरानी संसद को, जिस पे शीश नवाया उसी को ठिकाने लगा दिया। और इन्होंने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, रेल बेच दी, रेल इंडिया बेच दिया, टाटा को दे दिया, उसके बाप दादों से लिया था पुरानी सरकारों ने, उसको सरकार में मिलाया था, उसको एयर इंडिया बनाया था, वो एयर इंडिया को उन्होंने वापस टाटा को दे दिया। तो इस तरह से तमाम ये BSNL जो हमारा ये इतना बड़ा सरकारी वो है, उसके जो टावर कौन इस्तेमाल कर रहा है? वो कर रहा है, वो अंबानी कर रहा है, उसके जो वो जियो चैनल उस पे चल रहा है, और हमारा वो घाटे में जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है, और कहा 2 करोड़ रोजगार दूंगा, याद है ना? इस पे भी केस कर दो मेरे ऊपर। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा 2014 में, और 20 करोड़ रोजगार छीन लिए, खत्म कर दिए। उन्होंने कहा क्या कहा था? आधुनिक, सबका साथ सबका विकास। लेकिन कह तो दिया सबका साथ, दे दिया हमने, सबने वोट दे दिए, बना दिया जी। विकास किसका हुआ? 4 पूंजीपतियों का। अडानी, जिसको कोई नहीं जानता था, दुनिया का नंबर 1 मालदार, अंबानी, टाटा, बिरला, ये तमाम मालदार हो गए भाई। इस देश की बहुमत जनता सबका साथ तो सबका ले ले, जिन्होंने साथ दिया सारे भूखे नंगे हो गए। आज ये खुद कहते हैं हमने 85 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा है इनको। इसका मतलब इस देश की 130 करोड़ में से 85 करोड़ जनता कहना चाहते हैं भूखमरी पे आ गई, गरीबी रेखा पे आ गई। जब सरकार फ्री में राशन दे, इसका मतलब आपने आर्थिक नीतियों से आप उनको गुलाम, बहुमत जनता को गरीब कर दिया, आपने बेरोजगार कर दिया आपने। आप ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज जो है वो सो रहा है, अभी जगह नहीं है, जिस दिन उठ जाएगा उस दिन अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। देखिए, इन्होंने जिस चालाकी के साथ
जो बहुजन समाज की एक राजनीतिक एक जो दखल था इस देश में, एक इंडिपेंडेंट दखल बन गया था 1984 के बाद बहुजन समाज पार्टी के रूप में। एक ये जब लड़ाई होती थी तो बहुजन समाज पार्टी का एक अलग से दखल था। इनको डर रहता था हमारे अधिकारों को लागू करने का, उनको प्रोटेक्शन करने का, इनके ऊपर प्रेशर रहता था। इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ उसको खत्म करके बीजेपी, कांग्रेस और जगह जगह पे दूसरे अपने वो बहुजन समाज पार्टी खत्म कर दिया। नहीं, हाँ, उसको मतलब उसको रिप्लेस करने की कोशिश की और एक तरह दबा दी। और दूसरा एक दिल्ली में लाला, मायावी लाला, जातिवादी बढ़िया, उसको आम आदमी पार्टी के रूप में ला करके तीनों ने नूरा कुश्ती कर ली। और आज हमारा और मीडिया इन्होंने अपनी खरीद ली, मीडिया अपनी ले ली। और जो बहुजन समाज पार्टी की SC ST की बात नहीं करती है, उस मीडिया में SC ST के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। जब बजट पे चर्चा होती है, उस मीडिया पे जब कोई घटना हो देश दुनिया की, तब SC ST का प्रतिनिधि नहीं होता है। जब हिंदू मुसलमान पे डिबेट हो तो उस समय SC ST का प्रतिनिधि नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? तो इन्होंने उस मीडिया से SC ST के प्रतिनिधित्व को, चाहे राजनीतिक हमारा दखल हो उसको भी दबा दिया, और चाहे हमारी अपनी अपनी बात हो उसको भी दबा दिया। जब हिंदू मुस्लिम की डिबेट होती है तो हमारा भी प्रतिनिधि बैठना चाहिए ना SC ST का। आपका समाज तो पढ़ता ही नहीं है, उसे मजा आता है रिक्शा खींचने में, उसे मजा आता है टाट पट्टी बिछाने में। ये पढ़ाते ही नहीं है। हम पढ़ लिख करके आ रहे थे तो जब उस समय 80, 70, 80, 90 के दशक में जब सरकारी शिक्षा थी, तब हम पढ़ लिख करके यहाँ पर आपके सामने बोल रहे हैं। लेकिन इनको लगा ये तो बराबर आ रहे हैं। इन्होंने 1992 में निजीकरण ला करके सबसे पहले शिक्षा बेचनी शुरू करी। और आज बताओ कि शिक्षा देश में जाति का रूप धारण कर चुकी है। हनन हो रहा है क्या? बिल खत्म, उसका तो नाम ही नहीं हो रहा। वो बंद तो गया लेकिन लागू ही नहीं हो रहा। किसको राइट टू एजुकेशन? जाके देखो स्कूलों में धक्के खा रहे हैं, एडमिशन नहीं हो रहे हैं। राइट टू एजुकेशन का मतलब ये है कि आप घरों से बच्चों को लाओगे, उनको शिक्षा दोगे, आप उनको शिक्षित करोगे, ड्यूटी है आपकी। राइट टू एजुकेशन का मतलब ये है, बाबा साहब ने जो भारत के संविधान में शिक्षा देने का मौलिक अधिकार रखा, आपने उसको नहीं दिया। 8 से 16 वर्ष के बच्चों को एक जैसी शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा और क्वालिटी शिक्षा देना भारत के संविधान में जिम्मेदारी है सरकार की, राज्य की। लेकिन ये उल्टा इन्होंने पब्लिक स्कूल बढ़ा दिए, कॉन्वेंट स्कूल बढ़ा दिए। कुकुर मुत्ते की तरह 500, 1000 रुपए ले रहे हैं वो पब्लिक स्कूल, जिनको की 8वीं 10वीं पास लड़के लड़कियां भर्ती करके टीचर भी नहीं है योग्य, उनको कह रहे हैं। और भारत के जो सरकारी स्कूल थे उनकी तो दुर्गति कर दी। उसमें कौन पढ़ा रहे हैं? परमानेंट शिक्षक नहीं है, योग्य शिक्षक। उसमें कौन है? उसमें जी गेस्ट टीचर। जिस देश में गेस्ट टीचर पढ़ाएंगे, ठेके के टीचर पढ़ाएंगे शिक्षा ठेके पे, तो उस देश में कैसे शिक्षा तो क्या मिलेगी? लगता है जितनी सारी समस्याएं हैं, आपने तमाम समस्याएं गिना दिया, तो क्या इसका सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है या पूरा समाज जिम्मेदार या पूरी सरकार जिम्मेदार है? अगर संविधान लागू हो जाए तो जो समस्याएं हैं, क्या इससे निजात पाया जा सकता है? 100% पाया जा सकता है अगर लागू करेगा कौन? यस, ये सवाल है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर जैसे देखिए 1946 में संविधान सभा के लिए 7 लोग नियुक्त हो गए थे, ठीक है, संविधान सभा बन गई थी, जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जिसके चेयरमैन बने। वो 1 साल तक उस पर कुछ काम नहीं हुआ। तो 1947 में 22 अगस्त 1947 को बाबा साहब को वहाँ उसका ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन उसमें नियुक्त करके उनको जिम्मेदारी दी। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो एक अनटचेबल समाज से थे, अगर वो आदमी अगर इस संविधान को नहीं लिखता, नहीं इसको लिखता, अगर कोई अपर कास्ट लिखता, बामन बनिया वो लिखता, तो पहले हिंदू राष्ट्र बन गया होता। पहले ये जातियों के आधारित वही उसी के ऊपर होता, भेदभाव पूर्ण होता है। बाबा जो सबसे कमजोर आदमी इस देश का संविधान उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का होता, उसने सबके अधिकार को सुनिश्चित किया, ना केवल अपने महिलाओं के, मजदूरों के, तमाम धर्मों को प्रोटेक्शन, इस देश की नदियों को, इस पर्यावरण को, इसके पेड़ पौधों को, इस देश के वो गाय, दुधारू गाय, आपको पता पशुओं के अधिकार बाबा साहब इसमें सुनिश्चित करके गए। जो कहते हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़ना के अधिकारी, मनुवादी कहते थे। बाबा साहब ने संविधान में लिखा ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है मानवीय और संवैधानिक अधिकारों के अधिकारी। उन्होंने कहा जो गाय है, दूधारू हमारे पशु हैं, उनको भी प्रोटेक्शन देनी होगी। बाबा साहब ने उसमें पशुओं से लेकर के पेड़ पौधों से नदी नाले पहाड़, ये तमाम उसको पानी के पीने के पानी सबको, एक एक जर्रे को उन्होंने, इंसानों को छोड़ो पूरी धरती को उन्होंने इस संविधान में अधिकार दिए। और उसको तुम कहते हो खराब संविधान, उसको तुम लागू नहीं करते हो। तो इसीलिए मैंने कहा, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं कि जिस दिन बहन मायावती जी एक दलित बाबा साहब की बेटी जब प्रधानमंत्री बनेगी, तो वो पूर्ण रूप से इसको पूर्ण रूपेण और पूरे देश के नागरिकों के ऊपर इस भारत के संविधान को लागू करेंगी, जिससे कि देश वाकई में असली तरक्की करेगा और देश का हर नौजवान पढ़ेगा। कितनी सीटें आ रही हैं बहन जी की?
देखिए उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, हाँ, 80 में से कम 50 से 60 सीटें बहुजन समाज पार्टी अपने बल दावा पे कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आप। भ्रमित नहीं कर रहे। आप देखो कैसे हल्ला मचा है, गांव गांव में भगदड़ मच गई है, पूरे मुस्लिम समाज सब आ रहे हैं, ब्राह्मण आ रहे हैं, क्षत्रिय आ रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, और जो जो ओबीसी समाज जो सब आर्थिक कमजोर है भगदड़ वो भाग रहे हैं बहन जी की तरफ, और SC ST तो है ही। और देखिए उसका प्रमाण पता क्या है भगदड़ का, अगर मेरे इसमें दावे में, अगर मैं 2 महीने से कह रहा हूं, अगर उसमें ताकत नहीं होती, अभी दो दिन पहले दिल्ली में 2 दिन बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग हुई है ना, आपने भी कवर किया होगा उसको। मोदी जी ने कहा 400 दिन बचा हुआ है। नहीं, उन्होंने कहा 400 दिन तो बचा हुआ है, साथ में अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहा कि भैया इन पसंदीदा मुस्लिमों के घर भी जाओ, मुसलमानों से भी वोट मांगो। मुसलमानों के नेता तो आजम खान, अखिलेश यादव हैं। प्रदेश में योगी ने कह दिया था पिछले चुनाव में कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, आज वो कह रहे हैं उनके घर जाके वोट मांगो। इसका मतलब बहन मायावती ने इनकी नींद हराम कर दी है। सवाल तो ले लीजिए। हाँ जी बताइए। अखिलेश यादव और आजम खान मुसलमानों की सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश के, ऐसा दावा करते हैं वे लोग। देखिए अखिलेश यादव जी थे, अभी आजम खान कब तक थे, वो इससे पिछले चुनाव तक थे, इस चुनाव में भी नहीं उनको कुछ वो हुआ, क्योंकि मुस्लिमों को इन पे फेथ नहीं रहा। टोटल सीटें कितनी आएंगी? 543 जो है कि लोकसभा की सीटें पूरे देश में, कितनी सीटें आ रही हैं बसपा की? देखिए बसपा की तो आएंगी 50 से 60 सीटें। टोटल कितनी आएंगी पूरे देश में, क्योंकि आम चुनाव ना है, आम चुनाव होना है। देखिए आप ये मत सोचिए, हर इलाकों में तमाम लोग इनके, जैसे शिवसेना और वहां पर प्रकाश अंबेडकर जी, वैशाखी सरकार चाहते हैं आप लोग। हाँ गठबंधन की होगी, बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, कांग्रेस लाएगी 125 से 150 सीटें, उधर शिवसेना लाएगी, उधर ममता बनर्जी लेकर के आएगी, उधर RJD में वो लेकर के आएंगे अपने तेजस्वी यादव, उधर बहन जी लेकर के आएंगी, उधर वहाँ कर्नाटक में, साउथ में वो हमारे उधर क्या कहते हैं, उधर उसमें तमिलनाडु में वो स्टालिन लेकर के आएंगे। चारों तरफ से घेर लिया इनको, और ये हमारी सरकार बनेगी इस बार, दलितों की, इस देश के मूल नागरिक 85%, ये मान्यवर कांसीराम जी का सपना साकार होना है 2024 में। इनकी गलतफहमियां दूर होंगी और नए संसद में बाबा साहब के संविधान से देश सारे के मूल नागरिक, इसमें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली जाएगी। बीजेपी कह देगी सारे ठग एकजुट हो गए हैं। उनके कहने से क्या होता है? ठग तो दुनिया देख रही है, कौन है ठग? ठग तो तुम हो, देशद्रोही तुम हो। कौन ठग है? नाम बताइए उसका, देश को तोड़ने नाम बताइए ना उनका। में ये सारे ठग हैं। कौन? ये जितने भी RSS बीजेपी के लोग हैं सारे ठग हैं। ये इन्होंने ठग लिया हमें, देश में अंधविश्वास फैला रहे हैं, भूत प्रेतों को ला रहे हैं, कह रहे हैं बजरंगबली भूत प्रेतों को मारने की दवाई बता रहे हैं, इनको इस तरह धोखा दे रहे हैं, हमारे आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं, हमारे आदिवासी हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, हमारे भगवानों का, हमारे जिनको हम आदर करते हैं उनका तुम अपमान कर रहे हो। तो इसीलिए देखिए ये ठग तो ये है, ठग रहे हैं हजारों वर्षों से। ये काम नहीं करते थे, ठगते थे भगवानों का डर दिखा के, हमें जादू मंत्र से बेवकूफ बना करके, ये तमाम हमें ठगते थे। ठगिया तो ये हैं, और अब इन ठगियाओं को, इनको यूरेनेशिया जहां से आए थे वहीं छोड़ करके आएंगे। 2024 में इनका अंत होना है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए सर हमसे। धन्यवाद सर। अज्ञानी जी हैं, नाम अज्ञानी है लेकिन इनके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा है, और ये कह रहे हैं कि देश को महिला के रूप में, यानी पहले प्रधानमंत्री देश को जवाहरलाल नेहरू थे, मिले थे, दूसरे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरी महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। लेकिन 2024 में जब पूरे देश में आम चुनाव होगा तो पहली दलित महिला ही देश की प्रधानमंत्री बनेगी। यानी साफ साफ कह रहे हैं कि मायावती जी 2024 में देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। आपका क्या विचार है? आप लोग हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।